जज्बा न्यूज़ में हूं आकाश न्यासी। जिला गुजरात समेत पूरे पंजाब और इस वक्त मुल्क में एक सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि आजकल जो इंसान की उम्र है वो बहुत ज्यादा घट गई है। एक वक्त था कि जब लोग तकरीबन 100 के करीब या 100 से ज्यादा उम्र के होते थे और आजकल 40 से 50, ज्यादा से ज्यादा 60 की उम्र में और अचानक अमवात होती हैं। पता चलता है कि इस शख्स को हार्ट अटैक हुआ या पता चला कि इसको अचानक जो है इस इसको कोई ना कोई ऐसा मर्ज जिससे कैंसर जैसा मर्ज, काले जरखान जैसा मर्ज होता है, लेकिन उसको पहले ये पता क्यों नहीं चल पाता और अचानक अमवात की वजूहात क्या हैं। इसमें नाकस अशिया के, नाकस खाने पीने की अशिया की बातें भी होती हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है माहर मुआलिज जो हैं, साबिक MS जो है अजीज़ भट्टी हस्पताल और साबिक जो है यहाँ पर CO हेल्थ और इसके साथ साबिक डायरेक्टर जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नुसरत रियाज। डॉक्टर नुसरत रियाज साहब की ज़बानी हम जानते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आजकल हम देख रहे हैं कि आप ये अचानक देते हैं कि मस्जिद में ऐलान होता है कि फलां शख्स मर गया। जब उसकी उम्र देखी जाती है तो 40 से 50, 55, और इसमें तो वो लोग भी फौत हो रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि पुलिस एहलकार, थानेदार जो कि 6 फुट के जवान, अच्छे खासे हैवी वेटेड, और मैंने तो रेसलर तक देखे हैं। ये क्या हो रहा है या किस वजह से हम बात हो रही है? एक्चुअली थैंक यू सो मच जी, आपने इस बड़े अहम माशरती इशू के ऊपर जो है ना आज जो है ना मुझे कुछ बात करने का मौका दिया। मैं कोशिश करूँगा कि लोगों तक जो है ना जो बुनियादी चीज़ें हैं इस से रिलेटेड वो कन्वे हम करें। बेसिकली सबसे बड़ी वजह हमारे माशरे में जो अब यंग्स एजेस में डेथ और सडन डेथ्स हो रही हैं उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। जो सबसे अहम रीज़न तो ये है कि हमारे माशरे में जो तशख़ीसी अमल है उसका रुझान कम है। उसमें पेशेंट भी नई तशख़ीस की तरफ जाना चाहता और मुआलिज के पास भी इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि रश की वजह से वो भी हम क्या करते हैं डे टू डे मरीज़ की अलामात को ट्रीट कर रहे होते हैं। दर्द है दर्द ठीक कर दें, बुखार है बुखार ठीक कर दें, वीकनेस है ताकत के टीके लगा दें। लोग भी इसी में खुश होते हैं। जब किसी मरीज़ को, एक तो ये है कि ना डॉक्टर इतना टाइम उस पर इन्वेस्ट करता कि उसको डिटेल एग्जामिनेशन करूँ, उसके हर उनकी उसकी जो रिलेटेड सिम्टम्स हैं, उसकी जो बीमारी से मुतल्लिक वो सारी अलामात हैं, उसको पे थोड़े ज़हन को ज़रा सर्च करें और उसकी डीप रीजनिंग, तो ख़ास तौर पे अगर एक पेशेंट 2-3 दफ़ा आपके पास आ रहा है और वो ऐसी अनएक्सप्लेन्ड किस्म की जो अलामात बता रहा है वीकनेस की, तो फिर इंसान को थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मरीज़ भी, उसमें सिर्फ डॉक्टर ही का कसूर नहीं, पेशेंट भी खुद, जब हम मरीज़ को कहते हैं, मैं खुद अक्सर शाम को पेशेंट जब प्रैक्टिस करता हूँ तो उसमें देखता हूँ मरीज़ को जब कहा जाए कि जी अच्छा ये कुछ टेस्ट है, वो नहीं डॉक्टर साहब तुसी दे दो, तुसी दवाई दे दो ना, तो मरीज़ भी इन्वेस्टिगेशन से घबराते हैं, डरते हैं, या कोई फाइनेंशियल रीज़न भी है कि ज़ाहिर है हर बंदा इतनी कॉस्ट जो है ना इन्वेस्टिगेशन की कॉस्ट के अच्छा चक्कर डॉक्टर में नहीं साहब पड़ता। कि ऐसा भी है ना, जिस तरह आपने कहा कि यकदम जब उसे डॉक्टर कहता है कि आप ये टेस्ट कराएं, वो ये समझते हैं ये डॉक्टर साहब कोई अपना खाता खोल रहे हैं, ये भी मसला है। जी, ये भी है ना, बेसिकली ज़ाहिर है हमारे माशरे में जो है ना, इवन हर शोबे में यही, हमारे माशरे में हमारी फील्ड से भी रिलेटेड ये इश्यूज़ हैं कि लोगों के ज़हन में ये है कि डॉक्टर्स जो हैं वो लेबॉरेटरीज़ वालों से मिले होते हैं, या जिन डॉक्टर्स ने अपने हॉस्पिटल में अपनी लैब बनाई है तो वो शायद अपनी लैब को जो है ना उसके चमकाने के लिए। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद टेस्ट लिखते हैं। ठीक है। ये भी, और इसमें बहरहाल ऐसा कोई गलत भी नहीं है, हम्म। ये कड़वा सच है कि हाँ, ऐसे भी हमारे कुलीग करते हैं। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि अच्छी, तशख़ीस नहीं, आप कहते हैं कि लोगों को अगर टेस्ट करवाते नहीं, गाय बगाए पता चलता जी। नहीं, तो वो सडन मौत नहीं जी, होगी। अगर मैं इनके रेगुलर अपनी ख़ास तौर पे जिस तरह मैं आपको मिसालें देता हूँ कि एक पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। हम्म। हमारे यहाँ लोग ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग नहीं कराते, पता भी है। मैं बेशुमार ऐसे मरीज़ देखता हूँ जिनसे पूछें, और डॉक्टर साहब पर रंदा अक्सर आ ही रंदा है, इनसे पूछें आप मेडिसिन लेते? बस ये तो कह रहे ज़्यादा तबीयत ख़राब होवे तो ले लेना। अब ज़ाहिर है डेफ़िनिटली अब अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हम्म। एक बहुत बड़ी वजह है दिल की तकलीफ़ की, फ़ालिज की। इसी तरह सबसे कॉमन हमारे माशरे में जो बीमारी है वो है शुगर। हम्म। अब शुगर तकरीबन जो है ना हमारे माशरे में 30 to 40% पेशेंट आपको जो है ना ओपीडी में शुगर के मिलते हैं। उसमें यंग भी हैं, मिडिल एज भी हैं, ओल्ड एज भी हैं। अब शुगर के बारे में हमारे यहाँ लोगों का बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। एक तो ये कि वो कहते हैं कि जी दवाई मुसलसल खाने से ओ जी दवाई का नुकसान होता जी, और दूसरा बाज़ लोग जो बेचारे दवाई खा रहे हैं लेकिन वो चेक ही नहीं कभी करवाते कि आया उस दवाई से कंट्रोल भी है या नहीं। मैं मरीज़ों को समझाता हूँ, मेडिसिन चाहे ब्लड प्रेशर की है, शुगर की है, उसको लेने का मकसद उस बीमारी को कंट्रोल करना। अगर मैं उसको रेगुलर मॉनिटर नहीं कर रहा, चेक नहीं कर रहा,
तो वो कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी, तो उस दवाई खाने का भी कोई फ़ायदा नहीं अल्टीमेट। और इन दोनों बीमारियां जो हमारे माशरे में कॉमन भी हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मैं इनको कहता हूँ और हमारे बुक्स में भी लिखा है, दीज आर कंसिडर्ड टू बी साइलेंट किलर्स। क्योंकि हम सिर्फ उस बीमारी को हमारे लोग एड्रेस करते हैं, उसके लिए हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर, जो फौरी तौर पे तकलीफ़ दे रही है, सर दर्द है, ठीक है। बुखार है, बहुत तकलीफ़ में है बंदा, तब वो डॉक्टर के पास जाता है। जो ये है साइलेंट बीमारी, जो कि बेसिकली दोनों अंदर ही अंदर सालों से चल रही होती हैं। दोनों का काम, प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों बीमारियां खून की नालियों को अंदर से तंग करती हैं, जिससे खून की नालियों का अंदर का ल्यूमेन जो है वो तंग होता जाता है, जिसकी वजह से अज़ा को ब्लड सप्लाई कम होती जाती है। ठीक है। और अज़ा को काम करने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए, और ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई के थ्रू जाती है। जब किसी भी हिस्से को, चाहे वो मेरे गुर्दे हैं, चाहे मेरा दिल है, चाहे मेरी आँख का पर्दा है, चाहे मेरा दिमाग है, या नसें हैं, उनको जब खून की सप्लाई और ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो ग्रेजुअली वो काम करना छोड़ देंगे, वो डैमेज होते जाएंगे, हाइपॉक्सिया होगा, उनको ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, उनकी वर्किंग इफेक्ट होगी, अल्टीमेट वो अज़ा काम करना छोड़ देंगे। और हम चूँकि ये सारे साइलेंट किलर्स हैं, फौरी तौर पे कहते कुछ नहीं, हम उनको इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं कोई नहीं, देखें ना, आपने भी हो सकता है माशरे में देखा, बेशुमार ऐसे मरीज़ हैं, वो कहते वो फलाने दी तो 450 रहिंदी है शुगर, उन्हें तो कुछ नहीं हुंदा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल कि जिस तरह आपने बड़ी सी निशानदेही शुगर की और ब्लड प्रेशर की, हम आपके ज़रिए ये भी जानना चाहते हैं कि शुगर होती क्यों है? एक ये जिस तरह लोगों का ख़्याल है कि चीनी खाने से ये वो, अगर पुराने दौर के लोगों को, बापों को देखा जाए, जो बूढ़े लोग होते थे, पुराने वक़्त के लोग शक्कर खाते थे, गुड़ खाते थे, गन्ने खाते थे, इतना ज़्यादा मीठा खाते थे, लेकिन वो बीमार नहीं होते थे। क्या वो पैदल चलते थे, ये वजह है? ये आज का इंसान जो है, जबकि इतना मुझे नहीं लगता मीठा हम रूटीन में हम खाते हैं, तो ये क्यों हो रही है? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। एक्चुअली ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है ना, हमारे जो बीमारियों की सबसे बड़ी वजह, इंक्लूडिंग डायबिटीज़ कंट्रोल ना होने की, हमारा लाइफ़स्टाइल भी है। हुँ। उस ज़माने में ज़ाहिर है लोग मुशक्क़त बहुत करते थे। अगर वो खाते थे, मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि इवन वेट गेन के लिए, कि जितना आप खा रहे हैं, अगर आप उससे डबल काम कर रहे हैं, तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा, आप मोटे नहीं होंगे, मोटापा नहीं आएगा। मोटापा भी बेशुमार बीमारियों हुँ। की जड़ है। हम क्या है, अब हमारे यहाँ मुशक्क़त का काम ख़त्म हो गया। बिल्कुल। हमने थोड़ा-सा भी कहीं जाना है, तो हम पैदल नहीं चलते, हम बाइक पे, गाड़ी पे जाते हैं। बच्चे हमारे कुछ नहीं हैं, स्पोर्ट्स हुँ। एक्टिविटी माशरे में ख़त्म हो गई हैं। हुँ। लाइफ़स्टाइल, हम मुरगन चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, हम यानी कि जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी है कोई नहीं, ना बच्चों में ना बड़ों में। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं, जो बाहर मैदानों में होती हैं। हुँ। मुझे याद है कि जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, तो एक पीरियड हुआ करता था फिजिकल इंस्ट्रक्शन का, पीटी जिसको हम कहते हैं, उसमें बड़ी जो है ना एक्सरसाइज होती थी। अब तो कंसेप्ट ही नहीं है, अब हुँ। सारा दिन बच्चे मोबाइलों पे बैठे रहते हैं। इसी वजह से एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने डेली की प्रैक्टिस में देखता हूँ, एक किसी ज़माने में जो फ्रोज़न शोल्डर होता है, ये सिर्फ़ डायबिटिक्स के जो मरीज़ हैं ना, शुगर के, उनमें हम देखा करते थे। अब ये बीमारी इतनी कॉमन हो गई है कि मैंने बड़े यंग पेशेंट्स में, यंग बच्चों में, यंग ख़वातीन में जो आते हैं, और वो काफ़ी दिनों से बेचारे वो ले रहे होते हैं, दर्द की गोलियाँ खा रहे होते हैं, कोई कहते हैं पट्ठों की ताकत का इंजेक्शन लगा रहा है, जिस तरह हुँ। हमारे डॉक्टर्स या हमारे कुछ कोलीग्स या कुछ कोएक्स करते हैं। हुँ। हर इलाज, हर तकलीफ़ का एक ही जवाब होता है कि जी तुहानू पट्ठियां दी कमज़ोरी है, ताकत दा टीका लगवा लो। ठीक। तो वो हम मरीज़ भी उसी ओरिएंटेशन में होते हैं, तो वो मरीज़ भी आते हैं मेरे पास कि जी डॉक्टर साहब कंधियां च पट्ठियां सारा दर्द रहिंदा ते जी जेह्ड़ा ना इन्ने टीके भी लवा। मैं जब उनको चेक करता हूँ, तो वो फ्रोज़न शोल्डर, अब फ्रोज़न शोल्डर का अगर आप उसको, वजह क्या है, हमारी एक्टिविटीज़ शोल्डर की, मूवमेंट की, हुँ। एक्सरसाइज की है ही नहीं। हर वक्त ये बच्चे क्लोज शोल्डर के साथ बैठते हैं, बैठने का पोस्चर ठीक नहीं होता, हर वक्त मोबाइल पे, जो है ना लैपटॉप पे, इस तरह हुँ। की एक्टिविटीज़ हैं। तो इसलिए हमारा लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ी रीज़न है, हमारी एक मुशक्क़त है कोई नहीं, तो डेफिनेटली जो भी हम खा रहे हैं वो डिपॉज़िट ही हो रहा है। तो इसलिए डेफिनेटली लाइफ स्टाइल हमारे जो है ना, वो बहुत अहम रोल है उसका भी। सर, जिस तरह हमने शुरू में बात शुरू की थी कि ख़ास तौर पर हार्ट अटैक और इसके साथ अचानक कैंसर। एक तो ये बताएँ कि अचानक ये हार्ट अटैक जो है, ये क्या मसला आ रहा है? जी, हार्ट अटैक का भी मैंने आपको बताया ना कि ये दोनों बीमारियाँ जो है ना, हार्ट अटैक इटसेल्फ डायरेक्ट जो है ना, उसकी वजह जो है ना, बेसिकली यही 2 अच्छा, बीमारियाँ हैं। ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये दोनों बीमारियाँ खून की नालियों को तंग करती हैं। ठीक है। तो शुगर और ब्लड प्रेशर। जी, अब होता है कि जब खून की नालियाँ तंग होंगी, जो हमारा दिल है, दिल की जो पट्ठे हैं, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, और हुँ। वो ब्लड के ज़रिए जाती है।
तो ज़ाहिर है जब दिल की सतह वाली जो नालियाँ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जब वो ब्लॉक होंगी तो हार्ट अटैक होगा। तो यही 2 बीमारियाँ हार्ट अटैक का भी सबब बनती हैं। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये देखा ना, आप कहते हैं कि बाईपास का क्या होता है कि जहाँ से खून की नाली तंग हुई हुई है, उससे आगे चूँकि दिल के पट्टे जो हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, लिहाज़ा उसको एक खून की नाली जहाँ पे रुकावट है उससे पहले एक खून की नाली का पीस लेके पहले अटैच करते हैं। फिर जिस तरह बाईपास होता है कि रुकावट या रश वाली जगह को उसको क्रॉस करके दूसरा उसका किनारा आगे जो है ना उसके जाके जोड़ते हैं खून की ये जो नाली। कहते हैं इसी बाईपास हुआ। जी, जी। बाईपास वही उस रुकावट को एक खून की नाली का एक टुकड़ा लेके हम्म। उस रुकावट को हम बाईपास कर देते हैं, ताकि वो रुकावट अब उसी तरह रहती है लेकिन ब्लड सप्लाई आगे जानी शुरू हो जाती है। अब उसकी वजह सिर्फ यही है कि यही 2 बीमारियाँ ही। और हमारे एक और मैं आपको बात बताऊँ ना, हमारे बेशुमार पेशेंट आते हैं। पिछले दिनों मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट थे, उनकी डेथ हुई, तो वो जब भी मेरे पास आते थे मैं उन्हें कहता था कि अपने कार्डियक स्टेटस जो है ना थोड़ा-सा ध्यान करें। हम इस इश्यू को मोस्टली हमारे जो पेशेंट हैं, वो गैस और मैदे का क्या है, नहीं सिर्फ डॉक्टर साहब मैंने गैस दी वजह तो है सीने च हुंदा, तो इसको इग्नोर करते हैं, उसको लाइटली लेते हैं। ठीक है। तो इसलिए शायद हम खुद उस तशख़ीस को आँखें बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आँखें बंद करने से खतरा तो नहीं जाता ना। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी, तो इसमें जो अचानक अब कैंसर का मामला आ रहा है कि जिस तरह आप देख रहे हैं, तो पहले लोगों को नहीं पता लगता, जब वो जाते हैं तो बाज़ का तो ये मैं देख रहा हूँ, अक्सर देख रहा हूँ कि आखिरी स्टेज पर ये क्या मामला आ रहा है? जी, वही बेसिकली इन सारी चीज़ों का इस इवन कैंसर का भी जो है ना क्योंकि तशख़ीस का अमल नहीं है ना। हुँ। अगर तशख़ीस का अमल होता हो, डॉक्टर भी अपना टाइम इन्वेस्ट करे, थोड़ा-सा मरीज़ 1, 2, 3, 4 बार आपके पास आ रहा है और अलामात उसकी जो है ना आपको थोड़ी-सी ऐसे डाउटफुल सी हो रही हैं कि यार बार-बार आ रहा है, इसको वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, इसकी अलामात परसिस्टेंट हैं। तो बजाय इसके कि उसका बस वो डेली वही वाला तरीका अपनाने के कि जी आप हुँ। उसको दर्द का टीका लगा रहे हैं, ताकत की दवाइयाँ दे रहे हैं, ताकत के टीके लगा रहे हैं, ये पटियाँ की कमज़ोरी है, ये हो जाए, वो इस तरह की, और जो है ना मेडिकेशन ही कंटिन्यू करते रहे कि मरीज़ को भी थोड़ा-सा एजुकेट करें। मानना ना मानना चले मरीज़ की मर्ज़ी है, ठीक है, बताएँ लेकिन ज़रूर। बीइंग हेल्थ जो है ना फिज़िशियन या बीइंग अ क्लिनिशियन, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ज़िम्मेदारी है कि मरीज़ को प्रॉपरली जो बार-बार आपके पास आ रहा है, उसकी अलामात परसिस्ट कर रही हैं, तो उसे ज़रा थोड़ा-सा टाइम दें और उसको तशख़ीस की तरफ गाइड करें और उन्हें समझाने की कोशिश करें कि यार आपके लिए बेहतर है कि ये आप ये टेस्ट करवाएँ, ताकि आपकी बीमारी की नौइयत का या तशख़ीस की तरफ कुछ पेशकदमी हो। लेकिन मरीज़ भी अवॉइड करते हैं, कुछ फाइनेंशियल रीज़न्स भी होती हैं, कुछ लोग वैसे ही थोड़ा-सा कैज़ुअल लेने के आदी हैं। ठीक है। तो जब हम इसी तरह ओरिएंटेशन ही नहीं होगी, हम तशख़ीस की तरफ जाएँगे ही नहीं, ना कभी टेस्ट करवाएँगे, तो उसमें फिर अल्टीमेटली यही होता है। जिस तरह कार्डियक जो है ना ब्लड कैंसर्स हैं, अब ज़ाहिर है लोग कभी देखते ही नहीं, इस तरफ जाते ही नहीं। खून की कमी है, अच्छा चलो जी, आओ जी, ज़्यादा क्या कि जी आयरन दी गोलियाँ खा लो, वो भी कुछ दिन खाएँगे फिर छोड़ देंगे। इसके पास ताकत के टीके लगवा लो। अब बेसिकली एनीमिया जो है, एनीमिया की बेशुमार कॉज़ है और हमारे माशरे में सबसे बड़ी जो एक कॉमन बीमारी है वो एनीमिया, खून की कमी है, हुँ। ख़वातीन में भी, बड़ों में भी। तो इसी तरह जो ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर में यही होता है कि आपके सेल्स जो है ना, जो व्हाइट सेल्स हैं, वो रेड सेल्स हैं, वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और ये जिस तरह सर आप बता रहे हैं कि खून की कमी का एक इश्यू आपने बताया, इसके क्या नुकसानात होते हैं? क्या मामला बनता है? बेसिकली खून की कमी देखिए ना, बेसिकली हमारा जो हर सेल है, जिस्म का हर सेल है, हर अज़ा है, उसको काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू, हीमोग्लोबिन होती है ब्लड में, उसके साथ मिक्स होके लंग्स कैरी करते हैं और टिश्यू तक पहुंचाते हैं, अज़ा हुँ। तक पहुंचाते हैं। अब जब हीमोग्लोबिन कम होगी, जिसने ऑक्सीजन को कैरी करना है, अपने साथ अटैच करके कैरी करके तो टिश्यूज़ तक पहुंचाना है, जब वो हीमोग्लोबिन कम होगी, तो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन कम मिलेगी। जब ऑक्सीजन कम मिलेगी तो वो टिश्यूज़ जल्दी फटीग हो जाएँगे, हुँ। थकावट का शिकार होंगे, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज़ करूँगा, ज़ोर का काम करूँगा, चाहे मेरा दिल तेज़ से धड़केगा, साँस तेज़ से होगा, मेरे लंग्स को, मेरे हार्ट मसल्स को, अगर मैं भाग रहा हूँ, मेरे थाइज़ को, इन सब को उस एक्टिविटी के दौरान एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है। लेकिन खून की कमी की वजह से वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उनको नहीं थकावट मिलती, बहुत ज़्यादा होगी। लिहाज़ा वो जल्दी में फटीग हो जाएगा, थक हुँ। जाऊँगा जल्दी, हुँ। साँस फूलना शुरू हो जाएगा, बेहिम्मती शुरू हो जाएगी। ठीक है। दिस इज़ द रीज़न। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बीमारियों का बड़ी तफ़सील से बताया, तो ये कुछ बताएँ कि जो हमारे देखने वाले हैं उनको थोड़ा-सा इस बात का अदराक हो
कि वो क्या ऐसा अपना रूटीन ज़िंदगी अपनाएँ और ऐसा क्या कुछ करें या क्या खाएँ-पिएँ कि इन बीमारियों से किसी हद तक बचा जा सके? पहली बात तो ये है कि जो हमारे यहाँ मैं अक्सर कहता हूँ कि जो बेसिक चीज़ है, अपनी इनटेक जो सारे दिन में आप छोटी-छोटी चीज़ें खा रहे हैं, उनमें और आउटपुट जो आपने एनर्जी यूज़ की है, उसका बैलेंस ज़रूर रखें। ये नहीं है कि मैं खा तो रहा हूँ, चाहे बेशक थोड़ा ही खा रहा हूँ, लेकिन मैं यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहा, अल्टीमेट क्या होगा, वो एक्स्ट्रा एनर्जी डिपॉज़िट होती जाएगी, वेट गेन होगा। हुँ, वेट गेन जो है, मोटापा जिसको है, वो भी बेशुमार बीमारियों का सबब बनता है। और जी। दूसरा, अपने लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा एक्टिव रखें, फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ त चलें, हमें चलने का, वॉक करने का। फिर जो अनहेल्दी फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए। अननेसेसरी हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक बहुत फ़ैशन है। अब कोल्ड ड्रिंक में इवन यहाँ तक है कि बेशुमार हमारे मरीज़ हमारे मुआशरे में स्प्राइट टीम को लोग दवाई समझते हैं। हुँ, जिसकी तबीयत ख़राब है, इन्हें स्प्राइट से नमक पा हाँ, के दो। ठीक। अब ये बेसिकली हमारे मुआशरे में ये चीज़ें अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। क्लिनिक में अक्सर मरीज़ आते हैं, ऐसा दिल ख़राब है, इन्हें स्प्राइट दो। अब इस मौसम में ठंड सर्दियों में भी मरीज़ की दिल ख़राब पे आंदा है, तो इन्हें स्प्राइट से नमक पा के दो। अब वो हाँ, केमिकल है। ठीक है। फिर मैं लोगों को बताता हूँ कि स्प्राइट मेडिसिन नहीं है, 7 अप मेडिसिन नहीं है, ये केमिकल्स हैं। हुँ। लेकिन हमारे लोगों की चीज़ में इस तरह की थोड़ी-सी ना, हमारा नहीं, बेसिकली इसका हेल्दी खैर कोई उल्टा एटीट्यूड। नुकसान है, ये बड़ी अच्छी जी, इम्पोर्टेंट जी, बात कही आपने, थोड़ा बेसिकली बताएँ इसमें? केमिकल्स हैं ना, केमिकल्स हैं। के कार्बोनेटेड केमिकल्स हैं। हुँ, तो ज़ाहिर है वो तो जो है ना, थ्रोट को सर्दियों में ले रहा हूँ, थ्रोट को भी इरिटेट करेंगे, हुँ, केमिकल डेफ़िनिटली कोल्ड ड्रिंक जितने हैं ये केमिकल्स हैं। ठीक तो है। लेकिन हमारे एक फ़ैशन बन गया हुआ उससे मतलब आपके कहने का मतलब कि लाइफ़स्टाइल जो है इसे तब्दील जी, करना। फूड्स, जंक फूड्स, ऑयली फूड्स जो है ना, होटलिंग अननेसेसरी, ये जो है ना थोड़ा-सा। और दूसरा 2 चीज़ें मैं अक्सर कहता हूँ हम आम पब्लिक के लिए, हमारे फूड में जो है ना 3-4 कंपोनेंट्स हैं इम्पोर्टेंट। पहला है कार्बोहाइड्रेट, जिसको आम ज़ुबान में हम ग्लूकोज़ कहते हैं। दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, फिर चौथा जो है ना विटामिन्स, मिनरल्स और आखिर में पानी है। अब जो बेसिक 3 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है। हमें अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट, शुगर से रिलेटेड जो हैं और जो चिकनाई से रिलेटेड हैं, उन एलिमेंट्स को कम करना है, प्रोटीन को बढ़ाना है, विटामिन्स और प्रोटीन को बढ़ाना है। हुँ, अब हमारे खुराक में 2 ही चीज़ें हैं मेन, एक है आटा, एक है चावल, हुँ, और ये दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं जिसको हम शुगर कहते हैं। ठीक है, लोग इसको शुगर समझते नहीं। ठीक है। मैं अक्सर शुगर के मरीज़ों को कहता हूँ कि जी, वो कहते हैं जी सफ़ेद उबले चावलों नाल शुगर तो नहीं हुंदी ना। हुँ, मैं उन्हें हुँ, बताता हूँ तो शुगर जो है ना, चावल चावल है, चाहे वो उबला हुआ है, चाहे वो पका हुआ है। ठीक है। तो इसलिए ये थोड़े-से ना हमारे लाइफ़स्टाइल और डाइट को हमें मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत है। जी, नाज़रीन बिलाशुबा डॉक्टर नुसरत रियाज़ से वो हमें तमाम तफ़सीलात से बता रहे थे कि आजकल जो है अचानक 40 से 50-55 के दरमियान जो मर्द व ख़वातीन की अमवात हो रही हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, किन बीमारियों का वो शिकार होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। इन तमाम मामलात के बड़ी तफ़सील से उन्होंने बताया। जज़्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्याज़।